हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल। और आज फिर से हम आए एक नई वीडियो के साथ जिसके अंदर हम आपको बताएंगे हीमोडायलिसिस क्या है। क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर आपसे पूछा था कि एक अगर पेशेंट की जो किडनी है वो अगर फेल हो जाए, वो वर्किंग करना छोड़ दे, तो उस पेशेंट का क्या हो। कि बोले सर हम तो मरने के लिए छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हम उसको मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। उसका भी सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाई आर्टिफिशियल किडनी विद अ मशीन। एक मशीन की हेल्प से जब हम ब्लड को फिल्टर करते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो कैसे होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है स्टूडेंट्स डायलाइसिस। तो देखिए डायलाइसिस क्या होता है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डायलाइसिस। तो आज हम पढ़ रहे हैं डायलाइसिस, या इसको बोला जाता है हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस क्या है? हीमोडायलिसिस पहले तो इसी को देख लेते हैं हम। हीमोडायलिसिस है फिल्ट्रेशन ऑफ ए ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी, बाय आर्टिफिशियल किडनी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसको मशीन भी कह सकते हैं। कि होती तो क्या है एक्चुअली में मशीन। तो मशीन के द्वारा या बाय द हेल्प ऑफ मशीन वी फिल्टर ब्लड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनीज या फिर मशीन इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस अब किसकी हेल्प से होता है? परफॉर्म्ड बाय डायलाइजर या फिर डायलाइजिंग यूनिट भी आप इसको कह सकते हैं। अलग अलग नेम होते हैं कि जिस मशीन से हम ये प्रोसेस करेंगे उसको हमने क्या बोल दिया, डायलाइजर। ओके, अब होता कैसे है तो उसको भी हम पढ़ते हैं। तो पहले मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई कि हीमोडायलिसिस क्या है। जब किडनीज की कब रिक्वायर्ड होती है? एक्वायर्ड when kidney are unable या kidney is unable to filter the blood कि किडनी फेलियर के टाइम पे हम सिंपली कह सकते हैं unable to filter the blood, कि जब किडनीज ब्लड को फिल्टर करने में अनेबल हो जाए, ब्लड को फिल्टर ना कर पाए, उस केस में हमारे को जरूरत पड़ेगी हीमोडायलिसिस की। अब हीमोडायलिसिस होता कैसे? तो देखिए डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करने से बड़ी चीज़ें जो कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर होते हैं। तो हीमोडायलिसिस होता कैसे है, देखिए मैं लिखवाऊंगा तो नहीं कि जैसे हमने नेचुरल किडनी का लिखा था, बट आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसके लिए हम एक मशीन लेते हैं। जो मशीन क्या है, सिंपली एक टैंक होती है। ये इस तरह का हमने एक बना लिया है टैंक, बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा खासा टैंक मैंने बनाया है, मतलब कंटेनर। अब इसके अंदर हमने एक लगा रखा होता है पाइप इनलेट के लिए, कि यहाँ से हमारे को कुछ भी इनलेट करना है वो, और यहाँ से कुछ भी बाहर निकालना है। तो ये इनलेट है, इनलेट पाइप है, सॉरी इनलेट लिख दिया मैंने, इनलेट पाइप, और ये है आउटलेट पाइप। कोई दिक्कत नहीं है, ये आउटलेट पाइप है, ये इनलेट पाइप। अब क्या इनलेट करना है, क्या आउटलेट करना, वो भी देखते हैं। तो अब होता क्या है, यहाँ से एक पाइप आती है ये इस तरह से, और यहाँ से एक पाइप जाती है। अब बोलो सर ये सेम तो यहाँ पे भी हो रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्या? तो देखिए ये मैंने जो एक रफली सा भी डायग्राम जो भी रफ ही बना है, अभी कंप्लीट डायग्राम नहीं है। ये है क्या? ये है डायलाइजर, वो मशीन जिससे डायलाइसिस करेंगे। हम कौन सा प्रोसेस करने वाले हैं? इसे हीमोडायलाइसिस। अब कैसे? देखिए हम क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने के लिए आर्टिफिशियल डायलाइजर से हम पेशेंट की बॉडी से जो रेनल आर्टरी होती है, रेनल आर्टरी से इस पाइप को जोड़ते हैं।
इस पाइप को हम जोड़ देते हैं किससे, रेनल आर्टरी से, रेनल आर्टरी से। और फिर से मैं रेनल आर्टरी को थोड़ा सा एक अच्छे से कलर से बनाता हूं ताकि आपको फिर से पता लग जाए कि रेनल आर्टरी से कौन सा ब्लड आ रहा है, अनफिल्टर्ड। तो जो पेशेंट की रेनल आर्टरी है या कोई भी आर्टरी जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड है, उससे हम कनेक्ट कर देते हैं इस पाइप को, तो वहां से जो ब्लड आना है वो कैसा ब्लड आना है, इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड है ये, अनफिल्टर्ड, हम बेटर वर्ड है अनफिल्टर्ड बोले, अनफिल्टर्ड ब्लड। ओके, तो अनफिल्टर्ड ब्लड आया इस पाइप के थ्रू, बहुत अच्छे। अब जो ये पाइप है, एक्चुअली ये जो पाइप है, इस पाइप को हमने क्या बना रखा है, ये पाइप कुछ इस तरह से होती है। ये ज़्यादा कोयलिंग में नहीं कर रहा हूँ इसकी, ये मैंने पाइप बना दी इस तरह से। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो ये यूनिफॉर्म डायमीटर की होती है, ऐसा नहीं कहीं पे तो आपको थिक लग रही होगी, यहाँ पे कहीं पे थिन लग रही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये मैंने समझाने के लिए बना, आपको डायग्राम है, कॉमन सेंस से आप समझते हैं। तो इस तरह से पाइप होती है, ऐसे कोल्ड पाइप होती है। अब जो ये पाइप बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज एसीटेट या सेलोफेन भी हम इसको बोल देते हैं, सेलोफेन। तो ये जो पाइप है वो एक मेटल की बनी होती है जिसको सेलोफेन हम बोलते हैं। अब इस पाइप के अंदर जो ये वोल है, ये पाइप है, इस पाइप के अंदर होल्स होते, पोर्स होते हैं छोटे छोटे। ये जो क्या है, ये पोर्स हैं इस तरह से। अब 3D में नहीं है ये, समझ रहे हैं यहाँ पे, मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से पोर्स होते हैं दोनों साइड, कि जिन पोर्स के थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज हो पाए, और किस मटेरियल का एक्सचेंज हो पाए वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये होते हैं पोर्स। अब जो ये पाइप है, इसको हमने कनेक्ट कर रखा होता है। इस पाइप को मैं आगे रेड कलर से बना देता हूँ। रेड कलर से क्यों बनाऊंगा आप समझ गए, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो अगर मेरी देखी है तो आपको पता लग गया रेड से मैं क्यों बना रहा हूँ। ये तो ये जो पाइप है, इसको हम आगे जोड़ेंगे पेशेंट की रेनल वेन के साथ या फिर सिंपली वेन के साथ। अब रेनल वर्ड क्यों लगा, किडनी से रिलेटेड इसलिए मैं रेनल वर्ड लगा। रेनल आर्टरी से, वेन से, तो आर्टरी से ब्लड को लेंगे, वेन से फिर ब्लड वापस पेशेंट की बॉडी में चला जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमने पेशेंट की बॉडी से ब्लड को ले लिया है, अनफिल्टर्ड ब्लड को, और पेशेंट को देंगे क्या, कैसा ब्लड होगा ये होगा फिल्टर्ड ब्लड। कौन सा ब्लड होगा ये, फिल्टर्ड ब्लड। अब बोलोगे सर फिल्ट्रेशन कब हुई, तो देखिए फिल्ट्रेशन कैसे होती है। अब जो ये डायलाइजर है, इसके अंदर ये सेलोफेन हमने ट्यूब लगा रखी है। ये जो ट्यूब है ये बिल्कुल किसके जैसी ट्यूब होती है, जैसे हमारी होती है ट्यूब्यूल, जैसे हमारा रेनल ट्यूब्यूल होता है, अपनी जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है, जैसे उनकी वॉल्स होती हैं, बिल्कुल वैसी उसी तरह का मटेरियल है ये सेलोफेन। कि जितना मेटल का एक्सचेंज वहाँ हो पाता है उतना ही मेटल का एक्सचेंज यहाँ होगा। अब होता क्या है, अब इस डायलाइजर के अंदर हम एक फ्लूइड डालते हैं। डायलाइजर के अंदर हम एक फ्लूइड लिक्विड डालते हैं, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड। जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, इसके लिए ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। डायलाइजिंग फ्लूइड है, इसकी जो कंपोजिशन है, इसकी जो कंपोजिशन है, इसकी जो कंपोजिशन है, सेम विद, इसकी जो सिमिलर होती है किसके, ब्लड प्लाज्मा की। जो ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन है, मींस जो मटेरियल ब्लड प्लाज्मा के अंदर है, जो मटेरियल ब्लड प्लाज्मा के अंदर होता है वो सेम टू सेम मटेरियल्स होते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर। बट क्या नहीं होता, बट डू नॉट कंटेन यूरिया, बट डू नॉट कंटेन यूरिया की। बाकी सारी कंपोजिशन सेम है बट इसके अंदर वेस्ट नहीं होता। वेस्ट किसके अंदर होता है, वेस्ट होता है अनफिल्टर्ड ब्लड के अंदर। अगर उसके अंदर भी वेस्ट है तो फायदा क्या है। अब होता क्या है, इसके अंदर वो हमने ब्लड, ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, जो मटेरियल हमने इसके लिक्विड इसके अंदर भरा है, उसको हमने बोल दिया डायलाइजिंग फ्लूइड। ये हमने बोल दिया है इसको डायलाइजिंग फ्लूइड। ओके, तो ये हो गया अपना डायलाइजिंग फ्लूइड। अब देखिए होता क्या है, इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर यूरिया नहीं है, नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं जो हमारे ब्लड के अंदर है। तो ब्लड के अंदर मैं ऐसे दिखा रहा हूं, दिस इज यूरिया, ब्लड के अंदर है यूरिया। ये जो डॉट डॉट से मैं बना रहा हूं ये है यूरिया। ओके, इसको मैं दिखा देता हूं, दिस इज यूरिया।
तो अब होता क्या है, जब ये जो ब्लड है इस मशीन के अंदर लेके आया जाएगा। अब थोड़ी सी हायर डिटेल चीज़ें भी मैं बता देता हूँ। इस के अंदर लाने से पहले ब्लड के अंदर मिक्स किया जाता है एंटी कोएगुलेंट एजेंट, जो ब्लड को जमने ना दे, जो ब्लड को जमने ना दे, उसको बोला जाता है हिपेरिन। तो यहाँ पे हमने मिला दिया हिपेरिन। अब जो ब्लड है जमेगा नहीं। अब ये जब ब्लड यहाँ से फ्लो होता है तो होता क्या है, ब्लड के अंदर इस पाइप के अंदर यूरिया ज़्यादा है बट यहाँ बाहर यूरिया कम है। इस वजह से यूरिया इन पोर से ऐसे अंदर जाता है। यूरिया इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आ गया और इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर क्या होंगे न्यूट्रिएंट्स। डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि मैंने बताया ब्लड प्लाज्मा के कंसंट्रेशन है, जैसी ब्लड प्लाज्मा के अंदर कंपोजिशन है वैसी ही कंपोजिशन है किसकी, डायलाइजिंग फ्लूइड की। तो इसके अंदर भी क्या है, न्यूट्रिएंट्स। तो अब न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे मैं इसे बड़े बड़े थोड़े से बना रहा हूँ, ये अब एक्चुअल में बड़े नहीं होते हैं, मैंने आपको बता चुका लास्ट वीडियो के अंदर, बस समझाने के लिए। ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स, दीज आर न्यूट्रिएंट्स, ये हैं न्यूट्रिएंट्स। तो हम कह सकते हैं ब्लड के अंदर यूरिया ज़्यादा है, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है। तो न्यूट्रिएंट्स तो इस पाइप के अंदर, ब्लड के अंदर, और यूरिया बाहर। न्यूट्रिएंट्स तो इसके अंदर और यूरिया बाहर। तो यूरिया तो आ रहा है ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर और न्यूट्रिएंट जा रहे हैं डायलाइजिंग फ्लूइड से ब्लड के अंदर। तो इस तरह से वेस्ट बाहर, न्यूट्रिएंट अंदर। क्यों? क्योंकि बाहर न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, अंदर न्यूट्रिएंट कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ। अब अंदर यूरिया ज़्यादा है, बाहर यूरिया कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ। तो इस वजह से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, आपने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो इस तरह से ब्लड को क्या मिल गई, न्यूट्रिएंट्स। ब्लड के अंदर से क्या निकल गया, यूरिया, तो ब्लड हो गया फिल्टर। तो यहाँ पे जो ब्लड आता हुआ था फिल्टर्ड। अब देखिए, अब अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहे तो इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर किसकी अमाउंट बढ़ रही है, यूरिया की। किसकी अमाउंट कम हो रही है, न्यूट्रिएंट की। इसीलिए इस फ्लूइड को हम बार बार सर्कुलेट करते रहते हैं कि नए फ्लूइड को डालते रहते हैं और जो फ्लूइड के अंदर यूरिया ज़्यादा उसको यहाँ से निकालते। तो इसको भी सर्कुलेट लगातार हम करवाते रहते हैं, क्योंकि अगर इनको भी स्टेबलाइज हमने कर दिया, अगर इनको स्टैटिक कंडीशन में हमने छोड़ दिया, रोक दिया दोनों को, तो क्या होगा, उल्टा प्रोसीजर होने लग जाए। पहले तो न्यूट्रिएंट अंदर जा रहे हैं, फिर यूरिया अंदर जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये हमने इनलेट और आउटलेट क्यों किया, क्योंकि हम इसको ऐसे ही बंद करके नहीं रख सकते। थोड़ी सी देर में बाहर यूरिया ज़्यादा हो जाएगा, न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे, तो प्रोसीजर उलट जाएगा, अपोजिट कंडीशन में होने लग जाएगा। अब यूरिया अंदर, न्यूट्रिएंट बाहर, जबकि पहले क्या हो रहा था, यूरिया तो बाहर, न्यूट्रिएंट अंदर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से हमने ब्लड को कर दिया फिल्टर। अब ब्लड फिल्टर हो गया, न्यूट्रिएंट भी मिल गए, तो अब ये ब्लड आसानी से, अब ये ब्लड जो है वो मान लेते हैं कि यहाँ तक सारा जो ब्लड है वो फिल्टर हो चुका था, सारा ब्लड फिल्टर हो चुका था। तो अब ये ब्लड फिर से पेशेंट की रेनल वेन के अंदर, तो रेनल आर्टरी से लेके आए थे, रेनल वेन में पहुंचा दिया, तो वापस से ब्लड की पेशेंट की बॉडी के अंदर चला गया। तो इस तरह से कंप्लीट होती है अपनी आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, दैट इज hemodialysis by the help of a dialyzer with the help of dialyzing fluid. What is dialyzing fluid? जो फ्लूइड हमने डायलाइजर के अंदर भर रखा है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, खास बात क्या है कि उसकी जो कंपोजिशन है वो किसके जैसी है, ब्लड प्लाज्मा के जैसी। अब उसके अंदर क्या नहीं होता, यूरिया नहीं होता, और क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट। तो इस डायलाइजिंग फ्लूइड से देखिए, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये अपना ब्लड है। अब डायलाइजिंग फ्लूइड से ब्लड के अंदर क्या गए हैं, न्यूट्रिएंट्स, और ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर क्या है, यूरिया। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ब्लड के अंदर से यूरिया डायलाइजिंग फ्लूइड में, डायलाइजिंग फ्लूइड से न्यूट्रिएंट ब्लड के अंदर। तो ये था अपना हीमोडायलिसिस। कब जरूरत पड़ती है, जब किडनीज काम करना बंद कर देती है, तो उसको हम मरने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ते। हमारे पास सॉल्यूशंस हैं काफ़ी अच्छा, ये हमारे पास है सॉल्यूशन। एक और सॉल्यूशन आपको पता है क्या, कि जिसके पास अच्छे खासे पैसे हैं वो अपने किसी ब्लड रिलेटिव से, जिसको ब्लड रिलेशन क्यों देखते हैं हम, किडनी ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा कि किडनी ही नहीं रखवा लेते हैं, है ना। पहले तो अच्छा खासा मस्ती करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, फिर किडनीज हो जाती हैं फेल, तब फिर करवाते फिरते हैं ट्रांसप्लांटेशन की दूसरे बॉडी से किडनीज। अब देखिए, जो जनरली किडनीज ली जाती है ना, वो ब्लड रिलेटेड किसी रिलेशन वाले से ली जाती हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनका ब्लड रिलेशन का मतलब है कि ब्लड जो उनके अंदर जेनेटिक मेटेरियल है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। वैसे तो डिफरेंट होता है, बट अप्रोक्सीमेटली सेम मान सकते। तो उसकी किडनीज को
जो पेशेंट जिसकी बॉडी के अंदर रख रहे हैं वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। अगर हम ऐसे ही किसी की भी ट्रांसप्लांट कर दें तो जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इवन डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए सूटेबल किडनीज लेके हम ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। तो ये 2 सोल्यूशन थे अगर हमारी किडनीज फेल हो जाएं, हीमोडायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो 2 तरीके से। तो हीमोडायलिसिस क्या है, डेफिनेशन क्या है, कब जरूरत पड़ती है, कैसे होता, वो मैंने अब मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ कैसे हुआ। अगर आपको लिखने का मन करा तो आप खुद से लिख लिए, अपनी लैंग्वेज में लिखना सीखो। तो इस तरह से जो थ्योरेटिकल पार्ट था हमारा अभी तक का लाइफ प्रोसेस, वो अभी अपनी जो ये शायद 16th या 17th कुछ वीडियो बनी है, इसके अंदर लाइफ प्रोसेस को हमने कर लिया कंप्लीट। अब रहते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस और भी बहुत हैं, बट एनसीईआरटी के अंदर से ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो जो क्वेश्चन मेरे कंटेंट के थ्रू हो चुके हैं वो तो हो गए, अब उनको बस मैं रीड आउट करके बताऊंगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये हो चुका है। उसके बाद मीनिंग आपको हो सकता है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ आता, तो वीडियो के अंदर मैं वो मीनिंग डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन हो चुका है। अब जो नहीं होते हैं, एक आध क्वेश्चन अगर रह गया है, एक आध टॉपिक एक आध कंसेप्ट रहता है या कुछ अलग चीज़ें हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद हमारा लाइफ प्रोसेस जो 10th का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो हो जाएगा कंप्लीट। तो अब वो क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सभी को बोलूँगा स्टूडेंट्स को कि आप सभी एक बार अगर मेमोराइज नहीं, एटलीस्ट पूरे नोट्स जो आपने लिखे प्रिपेयर किए हैं उनको ज़रूर पढ़ें, एक बार उसको रीड आउट करके तब आप जो क्वेश्चन वाली वीडियोज़ है उसको देखें। उसके बगैर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं बोलूँगा कि ये हो चुका है, आप बोलोगे सर ये कब करवाया, तो मैं करवाए मिलूंगा, क्योंकि आप नोट्स को पढ़ोगे। तो पहले आप नोट्स को कंप्लीट रीड आउट कीजिए, फिर उस वीडियो को देखिए और फिर हमारा जो चैप्टर है अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब